हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमएस और अन्य कंपटीशन के लिए जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 हमने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। जनित्र का मतलब है जनरेटर, यानी जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो किस में परिवर्तित होती है? ऑप्शन 1 विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन 2 रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन 3 ऊष्मीय ऊर्जा में और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी, तो इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है। यानी हम जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो उसमें बीच की पट्टी का रंग क्या होता है? तो सबसे पहले वो 7 रंग कौन से होते हैं? एक इसका है विव ग्योर, वी से हो गया वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो पहला कौन सा होता है? वायलेट बैंगनी और लास्ट में होता है रेड। तो इधर के ये 3 और ये 3, बीच का कौन सा पूछा है इन्होंने? तो ग्रीन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? हरा। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में जो अगर हम छड़ को डुबाएं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो वो क्या है? तो ये वही घटना है जो हमें तारे टिमटिमाते हैं, तो किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। तो पानी के बर्तन में जो डूबी छड़ है वो टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। हम जानते हैं कि जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, उनको मनुष्य नहीं सुन सकता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 है, जिन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो कौन सुन सकता है उनको? कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है, ये जो है डॉल्फिन, दोबारा सुनिए, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और डॉल्फिन, ये जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों की आवृत्ति को सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता। अब मनुष्य कौन सा सुनता है? यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन लेगा। उनको क्या कहेंगे हम? श्रव्य तरंगें करेंगे। और जो 20 हर्ट्ज से कम होगी उनको मनुष्य नहीं सुन सकता। राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का जो वेग है, स्पीड है, अधिकतम माने मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो हम जानते हैं कि ध्वनि का जो स्पीड है वो किस में ज़्यादा होती है? वो गैस, ऑप्शन 1 गैस, ऑप्शन 2 है द्रव और ऑप्शन 3 है निर्वात और ऑप्शन 4 है ठोस। तो ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अब ध्वनि का वेग ठोस में आप यहाँ कह सकते हैं लोहा भी आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में लोहा है, स्टील है। तो ठोस में ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम होती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती,
क्योंकि ध्वनि के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, लेकिन निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं हो सकती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का एनएमएमएस में आता है। एक चालक तार का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है। प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। विभवांतर कितना है, 1.4। आप लिख सकते हो कि विभवांतर हो गया 1.5 वोल्ट और प्रतिरोध क्या हो गया, 3 ओम। तो तार में बहने वाली विद्युत धारा पूछ रहे हैं। तार में बहने वाली विद्युत धारा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तो देखो ये विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इनमें जो संबंध होता है वो होता है V बराबर का मतलब विभवांतर, V बराबर I इंटू R, या कैपिटल कर दो, V बराबर I R, ये इनका फार्मूला होता है। अब क्या पूछा है, विद्युत धारा पूछा है, यानी विद्युत धारा का मतलब है I पूछा है। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, तो इसमें V का मतलब है विभवांतर। विभवांतर कितना दिया है, 1.5, और प्रतिरोध यानी R कितना दिया है, 3। तो 3 का भाग हम 1.5 में लगाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 0.5 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। राइट है, आगे चलते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल है, कौन सा बल संपर्क बल है, यानी कांटेक्ट बल है। तो ऑप्शन 1 गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, चुंबकीय बल है और स्थित विद्युत बल है। तो हम जानते हैं जो संपर्क बल है उसको हम कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है जब वो नहीं चलता है तो हम पाउडर डाल लेते हैं, तो इसका मतलब जो घर्षण बल है, यानी जो उसका सरफेस है कैरम बोर्ड का और जो स्ट्राइकर है उसके बीच में जो घर्षण बल अधिक हो जाता है, तो पाउडर डालने से घर्षण बल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। राइट है, अगला क्वेश्चन है। विद्युत धारा मापते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मात्रक क्या है, किस में नापते हैं, यानी विद्युत धारा को किलो में, मीटर में, लीटर में, किस में मापते हैं। तो विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे हम देखते हैं। बहते हुए पानी में ऊर्जा होती है। तो पानी जो बहता है उसमें ऊर्जा होती है। ऑप्शन 1 है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन 2 है ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन 3 है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन 4 है यांत्रिक ऊर्जा। तो जो बहता हुआ पानी है उसमें जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सरल है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जो बल्ब होता है उसमें ये जो तार होता है ये किस धातु का बना होता है जो ये चमकता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला है एक घोड़ा शक्ति, अंग्रेजी में बोले हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो हॉर्स पावर होता है यानी शक्ति को हम वाट में नापते हैं, तो कितनी शक्ति, एक घोड़ा शक्ति हॉर्स पावर को 746 वाट। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 14वां। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कौन सा ऐसे स्रोत है जिससे हम पुनः प्राप्त नहीं ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी फिर से हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। वायु से प्राप्त कर सकते हैं, बायो गैस से प्राप्त कर सकते हैं, जल से प्राप्त कर सकते हैं, कोयला से। कोयला जल जाएगा एक बार में, जितनी ऊर्जा होगी आपको मिल जाएगी, उसके बाद राख बचेगी, है ना। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा।
दूरबीन, अच्छा क्वेश्चन है ये। दूरबीन यानी टेलीस्कोप का जो आविष्कारक कौन था, किसने आविष्कार किया था? तो इसके आविष्कारक थे ऑप्शन 1 गैलीलियो। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला का जो मात्रक है आपको पता होगा, कैंडेला का जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है, यानी इसमें 3 सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन 1 संवेग सदिश राशि है, ऑप्शन 2 वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग ये भी सदिश राशि है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला 18वां क्वेश्चन है कि मानव का जो आंख है उसमें एक लेंस होता है, तो निम्नलिखित होता है, कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन 1 अभिसारी, ऑप्शन 2 है अपसारी, ऑप्शन 3 है आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी, और इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र का जो लेंस है वो अभिसारी है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्वनि के तारतम्य से संबंधित है? यानी इसमें कौन है जो ध्वनि के तारतम्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 है आयाम, ऑप्शन 2 है तीव्रता, और ऑप्शन 3 है आवृत्ति, और ऑप्शन 4 है आयाम व तीव्रता दोनों। ठीक है, तो निम्न ध्वनि के तारतम्य से संबंधित कौन है? आवृत्ति संबंधित है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना कहते हैं, यानी प्रकाश जो है 7 रंगों में बट जाता है, तो ये जो है क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं जो रंगों में वो बटता है? इसको हम कहते हैं विक्षेपण। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा, विक्षेपण कहलाता है। अगला है, सूर्य अस्त होते समय जो सूरज है वो हमें लाल दिखाई क्यों देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो कहाँ पर होता है? क्षितिज पर होता है। क्षितिज यानी हम सर के ऊपर नहीं होता, क्षितिज पर होता है। हैं, क्षितिज वो होते हैं जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो क्षितिज मान लो। तो प्रकाश को वायुमंडल में अब दूरी ज्यादा तय करनी होगी, यानी क्षितिज पर होगा तो प्रकाश को वायुमंडल में जो दूरी है जो तय करनी होगी वो ज्यादा करनी होगी। ठीक है, तो लाल रंग का हम जानते हैं कि जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और उसके तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण उसकी जो किरणें हैं वो जो है कम बिखरती हैं। ठीक है, और सबसे कम प्रकीर्णित होती हैं। सबसे कम प्रकीर्णित होने के कारण, सबसे कम बिखरने के कारण तो हमें जो है प्रकाश जो सूर्य के समय अस्त होता है तो सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो किसके कारण हो गया? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, बिखरने के कारण। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का, कि प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 22, डायनमो का क्या कार्य है? जैसे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा डायनमो लगा होता है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से बढ़ने से हम आपको 21 वाले क्वेश्चन पर कुछ और बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़क पर जाते हैं तो खतरे के निशान को लाल रंग से ही दर्शाते हैं, देखा है आपने? तो बस वही है कि लाल रंग का जो बिखराव होता है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, इसलिए लाल रंग का हम यूज करते हैं कि वो फैलता कम है और दूर से हमें को दिखाई दे जाता है। और सबसे कम, सबसे ज्यादा कौन सा फैलता है, ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन का जो फैलाव है वो विचलन है, प्रकीर्णन है, वो सबसे अधिक किसका होता है? वो नीले रंग का होता है। ठीक है, और सबसे कम लाल रंग का। नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की जो ऊर्जा वो है वो किस घटना के द्वारा उत्पन्न हो रही है?
हम जानते हैं कि उसके अंदर नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। एक बार आप जो है कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये फिजिक्स की भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 है, और ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष का जो दूसरा नाम है वो मायोपिया भी है। नोट कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम में निकट दृष्टि दोष ना पूछकर मायोपिया नाम दे दिया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा हमें प्रयोग करना है, तो इसमें लेंस कौन सा लगाएंगे? ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो हम लगाएंगे तो वो चश्मा कौन सा होगा, किस लेंस का होगा? ठीक है, तो वो होगा जो प्रकाश किरणों को करता है, तो वो क्या है, वो होगा अपसारित। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। और हम लेंस की बात कर रहे थे, तो लेंस कौन सा होगा? वो अवतल होगा। ठीक है, अवतल लेंस। और जो दूरदृष्टि होगा वो दूर, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऊ की आवाज आएगी, तो उसको करेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, किरणों को अपसारित करता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 25 क्वेश्चन पर आते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो वस्तु के भार से कम हो गया है, तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगी? अगर वस्तु का भार कम हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा? वस्तु जो है वो डूब जाएगी, द्रव में डूब जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। यानी वस्तु का भार जो है कम हो गया है, तो वस्तु जो है द्रव में डूब जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट ऊर्जा की इकाई मात्रक है। तो विशिष्ट ऊर्जा की जो इकाई मात्रक है वो है कैलोरी प्रति किलोग्राम। कैलोरी प्रति किलोग्राम विशिष्ट ऊर्जा की इकाई है, मात्रक है, यूनिट है। अच्छा क्वेश्चन है जी, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया वही निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, ये मैंने अभी बताया। मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में जो लेंस प्रयोग होता है वो अवतल होता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं दांतों में, दांत उन्हें बड़ा दिखाई दे, वो भी अवतल लेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? तो वो होगा फोकस पर होगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा। यानी वस्तु अगर अनंत पर है तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम 29। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हम जानते हैं, और वो परिक्रमा करती है, तो उसमें जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं? सोलर वर्ष कहते हैं, सोलर दिन कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, या प्रकाश वर्ष कहते हैं? तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, सोलर वर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। 30 क्वेश्चन है जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक को छोड़ दीजिए, सभी समय की इकाई हैं। यानी एक नहीं है समय की इकाई, बाकी जो है समय की इकाई है। तो समय की इकाई सेकंड भी है, माह भी है और वर्ष भी है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4 है, प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जाती है तो क्या होती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर हट जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अविलंब से की ओर हटती है, यानी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है वक्र रेखीय गति का उदाहरण। ये वक्र रेखीय गति कौन है? तो वक्र रेखीय गति जो होती है, नहर का बहता हुआ पानी है वो इस तरीके से बहता है, छींक जो है सीधे निकलती है, हैं? पेड़ से जो फल गिरता है वो ऐसे सीधा गिरता है ना। तो सांप का जो चलना होता है ये वक्री होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आ गया फिर 34। एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है तो वस्तु की आवृत्ति क्या होगी? यानी 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी 1 सेकंड में जितने दोलन करेगी वो क्या कहलाएगी? आवृत्ति। ठीक है ना। तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाएगी। तो 10 सेकंड में 500 बार करती है तो 500 में आप लगा दो 10 का भाग, तो 0 से 0 कटा तो कितना आ गया? 50 दोलन प्रति सेकंड। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार का घर्षण बल की दिशा क्या होगी? दिशा। तो हम जानते हैं कि घर्षण बल जो होता है वो जो है विपरीत दिशा में लगता है। तो आप ऊपर नॉर्थ लगाएंगे, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है तो दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया ये, दक्षिण और पूर्व दिशा ये हो गई कार। ठीक है। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है तो इसकी विपरीत दिशा हो गई ये। तो अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एन और ये हो जाएगा डब्लू। तो क्या कहेंगे हम? एन से हो गया उत्तर और डब्लू से हो गया पश्चिम। ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, उत्तर पश्चिम, यानी बिल्कुल विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। कैंची उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का है, या थर्ड है, या चतुर्थ प्रकार का है? कैंची जो है बहुत, इस पे उत्तोलक पे एक सवाल आता है। तो कैंची जो उत्तोलक है वो प्रथम प्रकार का है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग होता है, सोलर कुकर में वो कौन सा होता है? ऑप्शन 1 है समतल, ऑप्शन 2 है उत्तल, ऑप्शन 3 है अवतल और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ये परिभाषा है, वेग परिवर्तन हो रहा है और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यानी वेग यानी स्पीड में अगर चेंज हो रहा है उसको दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, एक्सीलरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन है 39। उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए लाइट पर 2-3 क्वेश्चन आने हैं। तो उत्तल लेंस के फोकस पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। उत्तल लेंस के फोकस पर अगर रखी कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल ये है और कांच में 2 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो आप प्रकाश की चाल और बट्टे कांच में प्रकाश की चाल, तो उसमें आप प्रकाश की चाल में कांच में जो प्रकाश की चाल है उससे आप भाग दे दीजिए। तो 3 × 10⁵ अपॉन 2 × 10⁵। तो 10⁵, ये 10⁵ कट गया और 3 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 1.5। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है। यानी प्रकाश की चाल में और जो कांच में प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसमें कांच में प्रकाश की चाल से भाग दे देंगे तो अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41वां। यदि गति करते हुए पिंड का वेग दुगना हो जाए, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दुगना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा
हो जाएगी। तो पहले तो आप गतिज ऊर्जा का सूत्र पता है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम गुणा वी, वी का मतलब हो गया वेग, वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम कितनी कर रहे हैं, डबल। तो हम v की जगह पर 2 रख दीजिए और घात पहले से हम लगा दें, तो 2 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। यानी जो गतिज ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी है, अंग्रेजी में गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 43, अब 3 क्वेश्चन बचे लास्ट। मानव जो नेत्र है, मानव की जो आंख है वो किसी वस्तु का, तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है, जो हमारी आंख होती है वो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो किस पर बनाता है, वो बनाता है रेटिना पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है रेटिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस से जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का वो आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जो छोटी चीज़ों को बड़ी दिखाता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसमें एक लेंस प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन सा वो लेंस है, तो वो उत्तल लेंस है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। तो ये थे भौतिक विज्ञान के पार्ट 2, यानी भाग 1 जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसको भी आप देख लीजिए। तो भौतिक विज्ञान के ये हो गए आपके भाग 1 और भाग 2। ज़रूरत पड़ेगी तो हम तीसरा भाग लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक में है, NMMS का, वो 10 नवंबर को है। तो आपके लिए बेस्ट विशेस, और अन्य कंपटीशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।